बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो है वो सब लोगों की नज़रें जो है वो यूएस इलेक्शन पर जमी हुई हैं कि आखिर नया प्रेसिडेंट यूएस कौन होगा, किसके कदम बढ़ेंगे वाइट हाउस की तरफ, जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। और मेरा दिल क्या चाहता है इसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बिकॉज इलेक्शन जो वोटिंग का टाइम था वो ख़त्म हो गया है। एंड इस वक्त जो है इस बार बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मेल के थ्रू वोट किया गया, बहुत बड़ी तादाद में डाक के थ्रू वोट किया गया, तो उसका भी गिनती का सिलसिला जारी है। रिजल्ट्स गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि GTV जो है वो आपको लम्हा बलम्हा जिस तरह के भी इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं, उससे आपको अपडेट कर रहा है कि क्या सिचुएशन है इस वक्त यूएस की। इलेक्शंस के बाद इस वक्त जो गहमा गहमी है वहाँ पर, जिस तरह से रिजल्ट्स अनाउंस का सिलसिला जारी है। सो इस वक्त तक जो बाइडन जो हैं वो लीड ले रहे हैं, बट ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। आगे क्या कुछ रहता है वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करते रहेंगे। क्या पॉलिसीज़ होंगी आगे जाके, किस तरह के रिलेशनशिप्स बनेंगे, बिकॉज यूएस का प्रेसिडेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है जिसके पास जो पूरी दुनिया को रूल कर रहा होता है, तो इसलिए दुनिया भर की नज़रें हैं इस वक्त इन इलेक्शंस पर। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन अपनी मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं ज़रूर आपको कहूँगी, कल भी वो लोग जो जी उठा पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं कि नवंबर का मंथ हम हमेशा की तरह इस बार भी सेलिब्रेट करेंगे 9 नवंबर को, जब अल्लामा इकबाल साहब की पैदाइश का दिन है। अब वो शख्सियत हैं जो शायर मशरिक़ हैं, जो मुफ़क्किर इस्लाम हैं, जो मुसव्विर पाकिस्तान हैं। उनकी शख्सियत के पहलुओं को जानना, उनकी शख्सियत के बारे में समझना, ये आज के वक्त की बल्कि आने वाले वक्त की भी अहम ज़रूरत रहेगी। तो हम जी उठा पाकिस्तान में उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और उनकी शख्सियत के बारे में जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज भी जब हम अल्लामा इकबाल साहब की शायरी पढ़ते हैं तो जो विजन नज़र आता है उसमें, वो ऐसा लगता है कि ये तो आज का मसला है। ये उनको 80 साल 70 साल पहले कैसे पता था कि इस तरह के मसाइल होंगे? इतनी दूर अंदेश थे वो, या इतनी बुजुर्गी थी उनकी शख्सियत में कि वो आने वाले वक्त के मसाइल को जान चुके थे? जी, अल्लामा इकबाल की शायरी को जब हम पढ़ते हैं, उनके कलाम को जब हम गौर से पढ़ते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके कलाम की बुनियाद जो है, उनका जो असास है वो है कुरान और इस्लामी तालीमात। तो जिस तरह से कुरान क़यामत तक चलने वाला है, इस्लामी तालीमात जो है वो आपके क़यामत तक चलने वाली है। इसी तरह जब अल्लामा इकबाल के कलाम को हम का मुताला करते हैं तो चूँकि इनका तमाम तर कलाम जो है उसका तखातुब जो है वो मुसलमान है, उम्मत मुसलमा है। तो उम्मत मुसलमा के जो मसाइल हैं वो ना तो 100 साल पहले ख़त्म हो पाए थे, ना आज ख़त्म हो पाए हैं और ना ही आइंदा हमें सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि ये ख़त्म हो पाएंगे, जब तक जो मुसलमान तालीमात इस्लाम को मुकम्मल तौर पर तक़लीद नहीं करेंगे, मुकम्मल तौर पर तालीमात इस्लाम को जो है नहीं पकड़ कर चलेंगे, जब तक इन मसाइल के शिकार रहेंगे। और जब मुसलमानों के साथ चूँकि ये मसाइल हमेशा से रहे हैं, तो उन्हीं मसाइल को अल्लामा इकबाल ने जो हाईलाइट किया है, उस पर रोशनी डाली है। ओके, राइट। अच्छा, ये ज़रूर बताइए कि जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने नौजवानों को शाहीन कह के उनसे मुखातिब हुए, वो यस शहबाज शाहीन, और उन्होंने हमेशा उनमें एक वलवला पैदा करने की कोशिश की और वो में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। मुसलमान हिंद का अगर हम जिक्र करें तो उनके जो तहरीरें थीं, जो उनके अशार थे, उससे उनमें एक वलवला अंगेज़ एक शऊर पैदा करते थे। अगर मैं आज के माशरे की बात करूं तो हमें क्या रास्ता मिलता है उनकी शायरी से या उनकी तहरीरों से कि हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील कर सकें? देखिए, जब हम उनके आज के दौर को हम देखते हैं कि आज के दौर में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों की जो हालत है, जो हम पस्ती के शिकार हो रहे हैं, ज़वाल पजीर हो रहे हैं, हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि हमारे ज़वाल के असल असबाब क्या हैं।
اصل اسباب یہی ہے کہ ہم اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں. اور اصل تعلیمات کیا ہے؟ ہمارا قرآن ہے، ہمارے اسلامی تعلیمات ہے، اور اس سے دوری کی ہی وجہ سے ہم آج زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. علامہ اقبال جو اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں انہیں شاہین اور شہباز سے تشبیہ دیتے ہیں. تو شہباز اور شاہین کیا ہے؟ ان کا مطلب شاہین کا جو صفت ہے وہ کیا ہے، شہباز کی صفت کیا ہے؟ وہ اونچے سے اونچا اڑتا ہے. بالکل. وہ کہیں بھی سہل پرستی نہیں دکھاتا. وہ کہیں بھی مطلب اس کو اگر رزق مل بھی جاتا ہے تو وہ نیچے آ کر رزق حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی پرواز ہمیشہ اوپر رکھتا ہے. بالکل. اور مسلمانوں سے علامہ اقبال کی یہی توقعات وابستہ ہیں کہ وہ مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی اپنے رزق کے لیے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، اور وہ رزق اگر حاصل ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو سہل پرستی یا مطلب وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے. آگے سے اور آگے مطلب اوپر کی طرف آپ کو نظر رکھنا ہے، ترقی کی طرف نظر رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے زمین اور بھی آسماں اور بھی ہیں. بے شک. تو یہ توقعات تھی علامہ اقبال کی، اور ہم آج ان توقعات پر کیا پورے اتر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا، میں آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آج جو ہے ہم صنعتی ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نظریات کی بات کریں اور اس ویژن کی بات کریں تو کیا ہم اس دوڑ میں یا اس ترقی میں ان ویلیوز کو کیا ہم لے کر آگے چل پا رہے ہیں، یا ہم نے کہیں وہ اقدار کھو دی ہیں؟ جی، صنعتی ترقی دیکھیے، کوئی بھی ترقی، سائنس، آج جو ہمارا دور ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس دور میں اگر ہم شانہ بشانہ نہیں چلتے ہیں تو یقیناً دنیاوی ترقی میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صنعتی ترقی یا جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ہم اپنی جو مورل ویلیوز ہیں اس کو ہم بھولتے چلے جائیں. اور جو ہماری صنعتی ترقی ہے یا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقیاں ہیں ہماری، یہ دراصل ہمیں احساسات سے جو ہے وہ دور کرتی جا رہی ہیں. یہ ترقیاں تو ٹھیک ہے، مادیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں، اور جتنی ہم مادیت کی طرف جاتے ہیں اتنا ہی ہم احساس سے، اور احساس، جذبات، انسانیت، ان تمام چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آج کی جو صنعتی ترقی ہے اس کی دوڑ میں ہمیں پیچھے تو نہیں رہنا ہے، لیکن ہم اپنے جو ہماری اصل تعلیمات ہے اگر اس میں توازن رکھنا ہے، مطلب ان ترقیوں کے ساتھ، ان مفادات کے ساتھ چلنا بھی ہے، لیکن اپنی جو ہماری جو تعلیمات ہیں، ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں، ان احکامات کو لیتے ہوئے اگر ہم توازن رکھتے ہوئے چلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنی اصل ویلیوز کو بھولنے لگ جاتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے ہماری خرابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک تاریخ موجود ہے جس میں جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، ایون کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کیا گیا. کچھ نہیں تھا لیکن جذبہ ایمانی تھا، محبت تھی، شعور تھا، اور ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن تھی، جس کی بنا پر یہ خطہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا. بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنا وقت دیا. میں یہاں لوں گی ایک بریک، اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یو ایس کا نیا پریزیڈنٹ کون ہوگا، اور تمام تر نظریں ہیں اس وقت ان الیکشنز پر کہ کس کو جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے وہاں کی عوام کی جانب سے. اینڈ اس پر جو ہے بیکاز میل کے تھرو، ڈاک کے تھرو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ بیلٹنگ ہوئی ہے. ینگ ووٹرز جو لاسٹ الیکشن میں شاید 18 تک نہیں پہنچے تھے وہ 18 سال کے ہو گئے ہیں، تو ینگ ووٹرز کی تعداد اس بار کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. تقریباً 15 سے 16 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، ووٹ کے لیے. اینڈ 3 سے 3.5 کروڑ جو ہے ینگسٹر کی تعداد ہے. اور یہ اگر ہم ٹوٹل ووٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا 20% بنتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ جو یوتھ ہے، جو کہا یہ جا رہا ہے، جو ریسرچ یہاں آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹ پر، اس وقت یہاں آپ کو ٹویٹر پر ٹرینڈ مل رہا ہے کہ جو وہاں کی یوتھ ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جب ہم ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو بائیڈن
جو ہے ان کو بہت زیادہ یوتھ کی سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی ٹرمپ ہیں. سو اب دیکھتے یہ ہیں کہ دونوں میں جو اس وقت مقابلہ جاری ہے کون بازی لے جاتا ہے. اس وقت جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن جو ہے وہ لیڈ لے رہے ہیں. سو مزید بھی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنے مہمانوں کا میں تعارف بھی کرواؤں گی. اس سے پہلے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جی ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی. سو یس الیکشن کی اپڈیٹس جی ٹی وی آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میرے مہمان جن کو شخصیت ماشاءاللہ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت کام کریں ہیں, ایک بزنس ٹائکون ہیں, کالمسٹ ہیں, آپ ان کے ڈفرینٹ نیوز پیپر میں آپ ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کاؤنسل جرنل ہیں موراکو کے, میک اے وش فاؤنڈیشن اس کی فرینچائز کو اون کرتے ہیں یہ پاکستان میں, اینڈ ماشاءاللہ ایک سیاسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. سو ویلکم کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سنا فار دا کائنڈ ورڈز. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اینڈ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ اب سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے موراکو میں جو بائیڈن جو اس وقت مخالف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. سو اس بارے میں بھی ان سے جانیں گے کہ کیا آپ لوگوں کا ڈائلاگ رہا, کس طرح کی ڈسکشن رہی, جو بائیڈن کی باڈی لینگویج کیا تھی. لیکن اس وقت جو الیکشن ہے اور سب یہی سوچ رہے ہیں, سب اپنی اپنی پریڈکشنز کر رہے ہیں, تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ پریڈکشن کی جائے اور وہ ایگزیکٹ ہو ایسٹرولوجی کے حوالے سے. سو اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال حسن جو ایسٹرولوجر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اوکے جی, رائٹ. واٹ ڈو یو تھنک کون لیڈ لے جائے گا؟ دیکھیے بہت ہی جو کانٹیسٹ ہے بہت ہی کلوز کانٹیسٹ ہے یہ. یس. اور آخر میں کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گی کون جیتے. بٹ ہماری پاکستانیوں کی خواہش اور میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ یہ الیکشن جیتیں, کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے ہم سب مسلمان ہیں. اور سم ہاؤ ٹرمپ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ اسلام مخالف رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ اسلام ممالک تھے, مسلم ممالک تھے, ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہاں کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے انڈیا کو. اور پاکستان کو دیکھیے انہوں نے جب 3 ملاقاتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرانے میں ہیلپ کروں گا, سب کچھ کروں گا. اور کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکا بلکہ انڈیا کشمیر کو ہڑپ کر گیا ہے. اور ہمیں یہ بیوقوف بناتے رہے کہ فکر نہیں کرے, میں آپ لوگوں کو لائک کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. امداد جو پاکستان کو مل رہی تھی وہ بھی انہوں نے بالکل اس کے اندر بند کر دی. تو دیکھیے اگر, اور سب سے بڑی چیز جو سنا ہوئی ہے ابھی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, 2 ہفتے پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنے وزیر خارجہ اور وزیر ڈیفنس کو انڈیا بھیجا, اور وہاں پہ مودی کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے جس کی روح سے امریکہ جو ہے تمام اپنی سیٹلائٹ انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا انڈیا کو. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کہاں پہ ہیں, پاکستان کے میزائل کہاں پہ ہیں, یہ سب چیزیں انڈیا کے ہاتھ میں لگ جائیں گی. تو یہ تو ہو گیا دشمن کا دوست جو ہے وہ پھر آپ کا. اچھا دیکھیے سب سے بڑی چیز کے اندر, اچھا ہم اتنے اس وقت بزی ہیں اپنے حالات کے اندر کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. اچھا آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو بیکاز آج کی اپڈیٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں نیوز کی طرف کٹ کرنا پڑے گا, پھر ہم واپس آتے ہیں. سو میرے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یو ایس الیکشن اور وائٹ ہاؤس تک رسائی کس کی ممکن ہوگی, جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ اسی حوالے سے جو ہے وہ اس وقت اپڈیٹس آپ کو دی جا رہی ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں اور اقبال حسن ہیں. اسٹرولوجی کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ کس کی جیت ہوتی ہے. اشتیاق صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے بریک پہ. اصل میں جیسے میں آپ کو بتلایا کہ ٹرمپ کی پالیسیز جو تھی اسلام مخالف پالیسیز تھی, یہ تو ایک چیز تھی. اس کے علاوہ ٹرمپ جو تھا وہ تھرو آؤٹ 5 سال سی پیک کا بہت مخالف رہا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان سی پیک کو کنٹینیو رکھے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے دباؤ میں آ کے سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا. پھر جیسے انہوں نے کہا کہ جی میں انڈیا کو فورس کروں گا اور سلاسی کرواؤں گا کشمیر کے مسئلے پہ, وہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا ہٹ کر دیا. جی ہاں.
और सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि इंडिया के साथ एक मुआहदा किया इसने अपने जाने से पहले, जो पाकिस्तान की सलामती जो है मतलब उसको जो है ना, उस पे एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी ख्वाहिश ये, जो बाइडेन से मेरी कुछ साल पहले मुलाकात हाँ, हुई वो थी। कैसी रही, क्या बात हुई देखिए आई आपकी विल उनसे? टेल यू वन थिंग कि मैंने बहुत कम लोगों के स्पीच से मुतासिर हुआ हूँ। एक यंग एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके। अच्छा, ये हमेशा यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करता है। जो बाइडेन। और इसने उस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत प्यारी बात कही जो मैं बहुत टच हुआ, फिर जाके मैंने इससे मिला भी। अच्छा, उसमें ये हुआ कि इसने कहा कि वॉट एवर अमेरिका इज टुडे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स बट इट्स बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वहाँ पे। Oh, lovely. जब उनको अपने मुल्क में आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलते, होते बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो फिर वो अमेरिका को ऊपर उठाते हैं। तो एक तो ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके फेवर में है ये। पाकिस्तान से भी जो लोग हैं पढ़े लिखे, Positive IT के, gesture यहाँ रखता तमाम है, चीज़ें जा सकते हैं। फिर जब मैंने इससे मिला और हाथ मिलाया, मैंने उसको बताया कि मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ बट पाकिस्तानी हूँ। He said पाकिस्तानी आर ग्रेट पीपल। और Okay. इतना हम्बल है, इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि बिल्कुल कंट्राडिक्ट है। वो ट्रम्प जो हर वक्त आपको देखते हैं ना कि बड़ी क्या लैंग्वेज यूज कंट्रोवर्शियल करता है। पर्सनालिटी है उनकी तो। तो देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और दूसरी बात ये मत भूलें कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो पाकिस्तान को कैरियर लोगर बिल के अंदर कई अरब डॉलर्स की जो थी इमदाद जो है पाकिस्तान को मिली थी। तो आई थिंक हमारे लिए जो ज़्यादा बाइडेन अच्छा जो है वो बेहतर रहेगा। और अगर हम रहेगा। उनकी हिस्ट्री भी देखें तो बड़ा अच्छा सियासी करियर रहा है उनका। 72 में पहली बार वो एज ए सेनेटर के लिए सेलेक्ट किए गए। फिर वो एक दिल खराश वाक़या जिसमें जिस कार एक्सीडेंट में जो बाइडेन ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, और अभी गालिबन इलेक्शन से पहले वो उनकी कब्र पर भी गए थे। सो ये एक बड़ी ही कंपोज सी पर्सनैलिटी उनकी नज़र आती है। फिर ओबामा के साथ वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहे, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी लाइक बात करते हुए भी आप सोचते हैं ये कौन शख्स है, ये कौन आदमी है। आप क्या कहते हैं? दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं और ऑरा बड़ा डिफरेंट है दोनों का। एक बड़ा कंपोज्ड है, एक एक्टर भी रहा, बिजनेसमैन भी रहा, और अब सियासत में आ गया है। सो अब आपको नेक्स्ट कौन नज़र आ रहा है जीतता हुआ? देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और बर्थ चार्ट के हिसाब से उसमें डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। सीरियसली? जी बिल्कुल। Okay. देखें, मैं तो वो बात कहूँगा जो इनके सितारे कहते हैं, राइट इनकी प्लानिटरी पोजीशन और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, राइट। वो बहुत पावरफुल हैं रादर दैन जो बाइडेन। अच्छा। इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो जेमिनी है, Right. उनका ज़ोडिएक साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। ओके। इनका जो असेंडेंट है, असेंडिंग यानी कि फर्स्ट हाउस राइजिंग साइन वो है लियो, और उनका जो असेंडिंग है वो है सैजिटेरियस। ठीक है। लियो इज मोर पावरफुल रादर देन सैजिटेरियस। ठीक है, दोनों फायर साइन है। लेकिन उनके फर्स्ट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, उनके फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा हुआ है, मार्स लियो में ठीक बहुत है। पावरफुल होता है। उनके सेकंड हाउस विर्गो में एनिमी साइन से ही Okay. जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर को अपने सामने वाले हाउस से, पाइसेस से, जो उसका अपना घर है, उधर से बहुत अच्छी सपोर्ट है। Right. जबकि उनके केस में ये है कि जुपिटर 8th हाउस में है ओके। और वो रेट्रो है, और Right. उनको सामने वाले हाउस से जो है कैप्रिकॉन से, कैप्रिकॉन में जुपिटर अच्छा नहीं होता, ठीक है। वहाँ उनकी पोजीशन ओके, वीक तो हो रही है। सितारे ये कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो दोबारा से व्हाइट हाउस कुछ की जुगाड़ तरफ वगाड़ बढ़ रहे कुछ हैं। हो सकता हाँ, है, कोई कुछ सदका बदका कोई देके remedy बता कुछ दें। देखिए सितारों सर- को चेंज कर दिया जाए जी। कुछ देखिए पाकिस्तान सर, के लिए बेहतर है जो बाइडेन आ नहीं जाए। सर, आपकी सदका बात- बदका काले बकरे का कुछ नहीं सर, आपकी बात वजह है, लेकिन देखें बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, बर्थ इन्फॉर्मेशन, नहीं, उसके हिसाब से ठीक है। जो मैं बेईमानी नहीं कर Exactly. सकता, नहीं, नहीं, Definitely. ठीक है ना, नहीं नहीं बिल्कुल। उसके हिसाब से डोनाल्ड तो ट्रंप का अब पलड़ा भारी मतलब है। ये नंबर्स ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत रहा है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, सीनियर सहाफ़ी हैं, कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं, और आप इनके तज्ज़िये सुनते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयूब जान सरंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, यहाँ पर तो एस्ट्रोलॉजी सितारे ये कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मफाद की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो दोनों की डिबेट रही उसमें बड़ा पॉजिटिव जेस्चर जो है वो जो बाइडेन की तरफ से दिया गया पाकिस्तान के लिए, इन दोनों की पॉलिसीज़ को देखते हुए व्हाट डू यू थिंक कौन बेहतर रहेगा दुनिया के लिए? देखिए, दुनिया के लिए तो इस टाइम ट्रंप बहुत बुरा है, आप ये समझ लें, और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तो आप ये देखें, क्योंकि वो हमारे दुश्मन का बाप बना हुआ है। बिल्कुल, उसके दुश्मन का हारने बाप। से, ट्रंप के हारने से सबसे पहले जो झटका लगेगा वो हमारे दुश्मन इंडिया को लगेगा, ट्रू। क्योंकि मोदी का जो बाप है वो हार जाएगा
और True. मोदी जो है वो ट्रम्प की वजह से ही जो कुछ भी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है या इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ये ट्रम्प की वजह से हो रहा है। अच्छा, जहां तक दुनिया की बात है, मैं कनाडा में जहां मैंने अंदाजा लगाया, कनाडा के लोग ज्यादातर यानी कि 90% लोग ये चाहते हैं कि जो बाइडेन जीत जाए और Okay. उनकी पूरी सपोर्ट यानी कि अखलाकी तौर पे भी उनके साथ है पूरी। और चूंकि वो कनाडा लगा हुआ है बिल्कुल अमेरिका के साथ जी और उनके मफादात मिलते हैं, अमेरिका की पॉलिसी इन पे अफेक्ट करती है, इनका कारोबार ठप होता है, इनके लोगों को मुश्किलात पड़ती है। ये ट्रम्प ने जो इनके साथ किया है, जिस तरह हमारे और इंडिया के साथ वो होता है, हमारे चूंकि इतना वो बिजनेस का तो रिश्ता नहीं है मगर इनका तो डेली का बिजनेस का रिश्ता है और इनका आना जाना लाखों की तादाद में इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं और इनका बिजनेस और मफादात इकट्ठे होते हैं। तो इनकी जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसने बहुत अफेक्ट किया इसकी इकोनॉमी पे कनाडा की। राइट कनाडा की इकोनॉमी के कनाडा की इकोनॉमी को बचाने के लिए लोगों की कैनेडियन की तो ख्वाहिश है कि वो जो बाइडेन जीत जाए और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो मैं अभी भी टीवी पे देख रहा था और मैंने जो लोगों से तासुरात लिए कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी ज्यादा है राइट इस टाइम, पॉपुलर वोट उसके पास है मगर Okay. ये नतीजा नहीं है। 209 सीटें वो बता रहे हैं कि बाइडेन जीत चुका है 209 सीटें और ट्रम्प के पास 118 है मगर ये नतीजा नहीं है, ये गैर हतमी नतीजा है। ये कभी भी चेंज हो सकता है जैसे हिलरी क्लिंटन का हुआ था पिछले जी, उसके जी। अंदर कि पॉपुलर वोट सारे उसके पास थे और वो जीत रही थी और बिल्कुल जीत के लिए पाकिस्तान में भी हम लोगों ने बतौर साथियों के हमने ये कर दिया था कि ये जीत गई। मगर चूंकि ये पोस्टल बैलेटिंग है इसका दारोमदार होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये 538 वोटों का ये डिपेंड करता है कि Right. किसके पास कितने वोट आते हैं और ये वोट चेंज होते हैं आखिरी वक्त में। अभी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, अभी इसको 3-4 दिन लग सकते हैं, 4 ठीक हफ्ता है लग सकता है। राइट कोई थैंक यू अपने सो नतीजा मच, देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब जान साहब, आपने अपना वक्त दिया और आपने अपना तजिया पेश किया और वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली पॉपुलर वोट जो है वो तो जो है वो बाइडेन के पास है मौजूद है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लास्ट रिजल्ट में हकीकत क्या होती है इसके लिए तो हमें थोड़ा सा और वक्त दरकार है। लेट्स सी कि किस तरफ बढ़ता है। अच्छा, पॉपुलर वोट की बात करें, अभी इन्होंने हिलरी क्लिंटन का जिक्र किया, हम ओबामा की पर्सनैलिटी की बात करते हैं। एक प्रेसिडेंट क्योंकि सुपर पावर और आप अमेरिका की यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आपको लगता है कि उसकी एक पर्सनैलिटी, उसका एक करिश्मा, एक कंपोज पर्सनैलिटी, और वहीं जब आप ट्रंप को देखें तो ऑल टुगेदर दोनों एक डिफरेंट एक्सट्रीम्स पर नज़र आते हैं आपको। सो इसने नुकसान भी तो पहुंचाया है ना, ये जो प्रेसिडेंटशिप है या इस तरह की जो एक करेज होती है किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट की, ट्रंप ने इस तरह भी तो लोगों को नुकसान पहुंचाया है। सना देखिए, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने नुकसान अपने मुल्क को पहुंचाया है। एग्जैक्टली दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि इस वक्त अमेरिका बहुत आइसोलेट हुआ है। बिल्कुल। जैसे अमेरिका और फिर था वो ना अफगान वॉर और बाकी हाँ, सिलसिले रहे। उनके चीज़, और देखिए पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है। आखिरी दिनों में इनकी सबसे बड़ी मदद ये की है कि अफगान के साथ जब तालिबान के साथ एक मुआहदा करना था तो पाकिस्तान ने तालिबान को टेबल पे ला के बिठाया और वो मुआहदा हुआ, और फिर उसके मुआहदे का हमें फल क्या मिला कि आपने इंडिया के साथ जाके वो मुआहदा कर दिया। दूसरा, ये सबसे बड़ा जो ट्रंप है वो चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है। आपको पता है कि इसने चाइना को ये बिल्कुल चाहता है कि चाइना को यहाँ पे इस खत्ते के अंदर इंडिया को चौधरी बना दिया जाए और वो चौधरी बन के वो डोमिनेट करे चाइना पे भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। तो ये चीज़ें किसी हालत में हमें कबूल नहीं होंगी, मगर ज़्यादा अच्छा है कि अगर बाइडेन आता है, मुसलमानों का भी दोस्त है, पाकिस्तान का भी दोस्त है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट अच्छा, क्योंकि जो इलेक्शन का सिस्टम है, प्रोसेस है जो अमेरिका में होता है, उसमें ये होता है कि फरवरी से ये लोग कैंपेन शुरू कर देते हैं, अपनी पार्टीज़ बनाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ जाकर ये लोग स्पीचेस करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, उसके बाद इनका डिबेट होता है मीडिया पर, और जहाँ पर इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर ये अपनी खारजी पॉलिसीज़, ये अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, उन सब चीज़ों का पर ये लोग बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बाइडेन की तरफ से जो आई, जिस तरह अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने अपने यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ करने की बात की, एंड उन्होंने ये भी बात की कि हम बाकी भी तमाम लोगों को, ममालिक को अपने साथ लेकर चलेंगे। तो ये भी बड़ा मैटर करता है जो उनकी स्पीचेस रही। बिल्कुल जी। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इन्होंने इस वक्त 2,30,000 लोग कोरोना से उनकी मौत हुई हैं, क्योंकि ये वो वाहिद आदमी थे जो कोरोना को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे शुरू के अंदर। एंड ही सेड कि, और अभी भी कोरोना नहीं कहते, ये कहते हैं कि जी चाइना वायरस जो है वो भेजा गया है हमारे मुल्क के अंदर।
تو یہ کیا ہے کہ ان میں برداشت کی بھی تھوڑا سا وہ کم ہے. جو ابھی بتلا رہے تھے کہ جتنی بھی ان کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس میں کئی جگہ پہ ہائپر ہو گئے, بدتمیزی کے اوپر یہ آ گئے. اور دیکھیں ہمیں ان کی پالیسیز پتہ ہیں ٹوورڈس پاکستان, بٹ جو بائیڈن از اے نیو اگر آتے ہیں تو پریزیڈنٹ ہوں گے, ان کی پالیسی ڈیفینیٹلی آئی فیل کہ پرو پاکستان ہوں گی. تو پالیسیز کی تو ہم نے بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دونوں میں سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آتے ہیں تو دنیا پر ممالک پر کیا فرق پڑے گا, اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو آپ آنے والے عرصے میں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہو یا خارجی پالیسیز کے حوالے سے ہو؟ کورونا کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, کورونا کے حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اب راہو ٹورس میں آ گیا ہے, اور راہو ٹورس میں بہت پاورفل ہوتا ہے, اور راہو کا تعلق ہے ویکسین سے. تو اب ویکسین ایجاد ہو جائے گی کورونا سے, انشاءاللہ تعالی ہماری بہت جلدی جان چھٹ جائے گی. بہرحال ابھی مشکل وقت ہے لیکن ہماری جان بہت جلدی چھٹ جائے گی. اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک پہ. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو برتھ چارٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے. ان کا 10th ہاؤس ہے ٹورس کا, اور ٹورس میں ان کے سن کے ساتھ راہو کا کنجنکشن ہے, اور راہو جو ہے بہت پاورفل ہوتا ہے. اچھا. اور وہ بھی 10th ہاؤس میں, اور وہ بھی ٹورس میں. ہو ان کی جائز ناجائز ہر قسم کی خواہشیں پوری ہوں گی. ہو بھی رہی ہیں ویسے. ہاں, اور راہو کا تعلق ہے بلیک منی سے, راہو کا بہت ساری چیزوں سے تعلق ہے. راہو آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے ایک دم, کیونکہ راہو ہے اسموک, شیڈو پلانٹ ہے سیٹن کا, اور کیتو جو ہے شیڈو پلانٹ ہے مارس کا. تو یہ بہت پاورفل ہیں. آپ جس طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں نا, وہ سوچ کے میں فینٹیسی ورلڈ میں جا رہی ہوں. نہیں, راہو بہرحال پاورفل ہوتا ہے, راہو بہت پاورفل ہوتا ہے. اور امیتابھ بچن کو نیم اینڈ فیم کس نے دیا؟ راہو, صرف ایک پلانٹ. آج جو امیتابھ بچن ہے صرف ایک پلانٹ راہو. اوکے, سو یہ جو ہے وہ ٹرمپ, راہو جو ہے وہ ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں. جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہے, راہو اور سن کی پوزیشن بہت اچھی ہے. بہرحال سن اپنے اینیمی ہاؤس میں ہے, سن کے لیے ٹورس اینیمی ہاؤس ہے, لیکن 10th ہاؤس میں. اچھا, یہ ٹرمپ جو ہیں اگر یہ آ جاتے ہیں تو کیا پھر یہ کم از کم اپنے ملک کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں گے؟ کریں گے کام کریں گے. اپنے ماضی سے کچھ سبق بھی سیکھا ہے انہوں نے, اور یہ ٹرمپ اکیلے نہیں ہے. پہلے گھر میں مارس ہے, دوسرے گھر میں جوپیٹر ہے. ان کے کان کے پیچھے کوئی ہے جو انہیں مشورے دے رہا ہے. اب وہ کون ہے, کان کے پیچھے کون ہے, یہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں, اور آپ بھی. ایسا کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تو پھر جانیں گے آخر یہ کون ہے نامعلوم افراد, یہ کہیں کہاں سے آ گئے ہیں اور کہاں پہ ہیں. سو رائٹ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی یو ایس الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا انتظار ہے سب کو, اینڈ ووٹنگ کا سلسلہ رک چکا ہے اس وقت, کیونکہ میل کے تھرو, ڈاک کے تھرو ووٹ کیے گئے ہیں, تو سب کی گنتی جاری ہے. لیٹس سی, دیکھیں ایک دن لگتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے رزلٹ آنے میں, اور کون جو ہے وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتا ہے یو ایس کا. اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں, اینڈ اقبال ہیں, ہمارے ساتھ بات ہو رہی تھی اسی پالیسیز کے حوالے سے. اچھا, بیکاز یہ بڑا بہت ہی امپورٹنٹ ایک عہدہ ہے, پروفائل ہے, جس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے. اور یہ جو ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, جو ڈفرینٹ چینلز پر ہو رہی ہوتی ہے جب ان کی سلیکشن ووٹنگ سے پہلے, سو اس میں دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اپنے, جو دونوں ممبر ہیں وہ اپنی اپنی پالیسیز کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے, اور دنیا کے لیے وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اشتیاق بیگ صاحب, میں اگر دونوں چیزوں کو دیکھوں, جس طرح ابھی اقبال کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, اگر ٹرمپ آتا ہے تو پھر پاکستان دیکھ چکا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں اپنے ٹینیور میں ٹرمپ نے ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا. ٹھیک ہے, ہماری امداد روک دی, اس نے کٹس کا وعدہ کیا تھا, وہ کٹس پوری نہیں کی, ایون اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی ایک بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی. اگر ٹرمپ آتا ہے تو پھر پاکستان کیا انیشیٹو لے گا, کس طرح سے بات کرے گا اگر اگلی بار وہ بلاتا ہے, اینڈ اگر جو بائیڈن آتا ہے تو پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سنا, آنے والا وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت مجھے غمگیر نظر آ رہی ہے سچویشن, بیکاز اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے ہیڈ آن امریکہ کو لے آیا ہے چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور چائنا کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے امریکہ. ان کی مصنوعات جو تھیں وہ کافی حد تک اس میں پابندیاں لگا دیں, انڈیا سے کہہ کے ان کے اوپر حملہ بھی کروا دیا, جو وہاں پہ ہو رہا ہے ان کا
वो भी करवा दिया है। दूसरा सी पैक भी जैसे मैंने आपको कहा, तो फिर ये हो गया अगर ये आता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी ये है कि किसी तरह चाइना को वीकर किया जाए। और चाइना हमारा सबसे बड़ा अलाई है इस वक्त। डेफिनेटली वो मदद भी कर रहा है, सी पैक में भी कर रहा है, दूसरी चीज़ों में भी कर रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट हो। दूसरा फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली भी अदरवाइज भी पाकिस्तानी लोगों को इतने ज़्यादा वीज़े से नहीं मिल रहे जो हमारे इमिग्रेंट्स जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वीज़ा को भी रिलैक्स किया हुआ है, तमाम चीज़ें। तो साफ नज़र आ रहा है कि, मगर अगेन आई विल नॉट यूज़ द वर्ड ऑफ बेगर, बट आई विल से कि हमारे वी कांट बी चूज़र। जो भी प्रेसिडेंट आएगा हमने उसके साथ काम करना पड़ेगा, जैसे भी जो कहेगा। जैसे 5 साल हमने गुजारे और हमें ये लॉलीपॉप देते रहे कि फ़िक्र नहीं करें, मैं आपको लाइक करता हूँ। इमरान खान साहब बड़े खुश होके आए थे, ही सेड कि जी आई लाइक यू, और तमाम चीज़ें। हाँ वो भी बड़ी पॉपुलर हुई। वो थी। फिर दूसरे दिन इन्होंने क्या किया कि जब मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनके साथ 7 फेरे भी इन्होंने अपने वो ग्राउंड के अंदर वहाँ पे लगाए थे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर फिर हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान प्रेशर में भी आएगा, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू। और अभी रिसेंटली हमें इन्होंने भी कहा है, इमरान खान साहब ने भी ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमारा जो बेहतरीन दोस्त है वो चाइना है और हमने चाइना के साथ अब चलना है। तो अमेरिका विल नेवर लाइक दिस सिचुएशन। एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज इसने फिर मैं डेफिनेटली इनसे पूछूंगी भी कि आप क्या, जब ये अगर इसको नेक्स्ट टेन्योर मिलता है तो क्या अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ये रद्दोबदल करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन जिस तरह इन्होंने तकरीबन गालिबन 7-8 ममालिक ऐसे हैं जिस पर इसने पाबंदी लगा दी थी, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा थी। सो अब बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बिकॉज हर किसी का अपना अपना कंसर्न जुड़ा हुआ है, तो वो जो कहते हैं ना, हम आवाज़ होकर कंट्रीज़ की आवाज़ नहीं उठती। तो डू यू थिंक कि जिस तरह भी आपने कहा, एट द एंड हम चूज़ नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, हम इस कंडीशन में हैं। तो अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करूँ या मुसलमानों की बात करूँ, इवन जो ब्लैक लोग हैं उनको भी ये ट्रंप सपोर्ट नहीं करता, तो फिर कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी? देखिए, इस बार इनको जो वोट देने वाले हैं उसके अंदर एक तो ब्लैक इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये रेसिस्ट है और इसने उनके, आपको पता है कि कितने ब्लैक लोगों को मारा गया और सड़कों के ऊपर इस तरह मारा गया जैसे कोई जानवर को मारता है। और फिर आपने देखा है कि वहाँ पे मुजाहरे भी हुए, लूटमार भी हुई, तमाम चीज़ें हुई। फिर दूसरा, ये सबसे बड़ा हामी जो है इजराइल का है, जूस का, जो जू होते हैं। आपको पता है कि इसने कहा है कि जी वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस में जो है हम इजराइल अपना जो है वो कैपिटल बना सकता है, तमाम चीज़ें ही कर रहा है। फिर तो ये तमाम लोग इसको, अच्छा इंडियन का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इंडियन तो जनाब मिठाइयाँ लेके बैठे हुए हैं कि जिस दिन ये होगा, अमेरिका में जो रहने वाले होते हैं इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग किया इसने वहाँ उनको। हाँ, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। फिर दूसरी बात देखिए, इस वक्त मुसलमान जो है बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और ये सब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ एक हो गए। अभी आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर हजूर सल्लल्लाहु के ख़िलाफ़ जो कैरिकेचर्स हुए हैं, जो वो बने गए हैं, तमाम ये यूरोपियन कंट्रीज़ आपस के अंदर मिल गए और मुसलमानों को कहने लगे कि जी आप दूसरे शिद्दत पसंद देखिए, वो सिर्फ हमारे माशरे में नहीं होते। बिल्कुल, शिद्दत पसंद जो होते हैं वो अमेरिका में भी शिद्दत पसंद हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी ठीक है, मुसलमानों को निकाल दो, उनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तमाम वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस है, नॉर्वे है, हमने बहुत इस तरह की चीज़ें देखी। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर वाशिंगटन से असद खालिद साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त यूएस इलेक्शन के हवाले से ये क्या अपडेट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, एंड सर्टेनली इट्स अ मॉर्निंग नाउ। हमारी तरफ तो मिडनाइट है, सो या टेक्निकली यस वी कैन कॉल इट मॉर्निंग। ओके, लेट्स होप इट्स नॉट अ लॉन्ग नाइट। ओके, राइट। सो आप क्या बताओगे इस वक्त यूएस इलेक्शन के हवाले से, बिकॉज वोटिंग का सिलसिला जारी है, क्या लगता है आपको कौन इस इलेक्शन को विन करेगा और उसके बाद उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान को और दुनिया भर को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो शायद मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे आई वुड सर्टेनली से कि अभी तक हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, बहुत कम इस वक्त रियासतें हैं जिनका जो कंप्लीट नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। लेकिन अब तक जो हम वोटिंग टैली देख रहे हैं, जो कि सर्टेनली डिफरेंट इंटरनेशनल आउटलेट्स दिखा रही हैं, लोकल आउटलेट्स भी दिखा रही हैं, उसके मुताबिक ट्रंप लीड कर रहे हैं, बाइडन लीड कर रहे हैं। लेकिन
वो लीड जो कर रहे हैं उन रियासतों में अभी तक कंप्लीट वोटिंग नहीं हुई है। तो ये किसी भी मोमेंट पे चेंज हो सकता है जाके। अभी अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरिडा की, तो 96% वोट्स अभी तक काउंट हुए हैं, जिसके मुताबिक रिपब्लिकन जो है वो लीड कर रहे हैं, सदर ट्रम्प की पार्टी लीड कर रही है उसमें। और इसी तरह से 99% टेनेसी है, जिस तरह से छोटी रियासत है, उसमें रिपब्लिकन जीत चुके हैं अब तक। और अगर हम डेमोक्रेट्स की जो खासतौर पे इनकी ब्लू रियासतें जिनको हम कहते हैं उनका अगर हम जायजा लेते हैं, तो उसमें बर्मोंट है फॉर एग्जाम्पल, उसमें 92% के वोट्स सामने आए हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन है और जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। तो उससे लगता है कि बर्मोंट इनके पास जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन है। इस वक्त किसी के लिए भी शायद ये कहना कि डिसाइसिव विक्ट्री किसकी होगी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टुडे। ओके असद, एक और चीज़ ज़रूर बताइएगा कि इन केस अगर हम एक लम्हे को ये सोचते हैं कि रिजल्ट आते हैं और जो बाइडन विन करते हैं, तो डू यू थिंक कि ट्रम्प इतना इजीली अपनी हार को कबूल कर लेंगे? क्योंकि ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी कि इस वक्त जो मेल के थ्रू या जो डाक के थ्रू जितनी भी वोटिंग हुई है वो उस नंबरिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं। वहाँ की एजेंसीज ये कह रही हैं कि नहीं, बिल्कुल शफाफ सब कुछ चल रहा है। सो आने वाले वक्त के लिए भी क्या सब लोग तैयार हैं कि क्या कुछ हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी तरह के जो है वहाँ पर हमें मिसमैनेजमेंट देखने को मिले? नहीं, ऐसे यहाँ एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। जहाँ तक सदर ट्रम्प ने इससे पहले कहा है कि मेल इन वोटिंग जो है, ये जो मेल इन बैलेट है उनके कंसर्न्स हैं, क्योंकि उससे वोटिंग का जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो उस सिलसिले में लिटिगेशन हो सकती हैं और अभी हो भी रही है एग्जिस्टिंग भी। अगर हम कल तक का जो मैं नंबर देखा था तो रफली तकरीबन 4000 लिटिगेशंस तो इस वक्त भी कोर्ट्स में है इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये लिटिगेशन शायद थोड़ी बढ़ जाएंगी, रिजल्ट्स थोड़ा डिले हो जाएंगे, तो शायद हमें इलेक्टोरल कॉलेज तक का अगर वेट करना पड़ता है तो ये तो शायद दिसंबर तक भी बात जा सकती है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो। इलेक्टोरल कॉलेज ही फाइनली डिसाइड करेगा, पॉपुलर वोट जो है वो डिसाइड नहीं करेगा कि कौन अमेरिका का सदर बनेगा और कौन व्हाइट हाउस तक पहुंचेगा। दैट्स द मेजर एलिमेंट टू अंडरस्टैंड, खासतौर पे अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं तो आपका वोट किसको है? विश मैं आपको बता सकता कि मेरा वोट किसको है, क्योंकि मेरी फिर सिचुएशन पार्टीजन हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि दोनों का वोट बैंक इतना स्ट्रांग है कि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 4 या 5 रियासतें होंगी बिल्कुल लास्ट पे, जिनकी बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि कौन प्रेसिडेंसी तक पहुंचेगा। एरिजोना एक इम्पोर्टेंट रियासत है, पेंसिल्वेनिया एक इम्पोर्टेंट रियासत है, मिशिगन है और विस्कॉन्सिन है। तो ये 4 रियासतें शायद अगले सदर का फैसला करेंगी अमेरिका के पूरे इलेक्शन में से। और इन रियासतों के अभी तक जो रिजल्ट है वो हमारे सामने उस तरह से नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सकें। सब में वोटिंग जो है कोई सबसे ज्यादा एरिजोना में 76% वोट अब तक काउंट हुए हैं और उसके मुताबिक जो है वो डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम मिशिगन और पेंसिल्वेनिया को देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 50-52% के पास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असद हमारे साथ मौजूद थे। और कैलिफोर्निया और एरिजोना की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डेमोक्रेटिक को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है वहाँ से। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि पेंसिल्वेनिया को भी आई थिंक डेमोक्रेटिक से ही सपोर्ट है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आते कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त नामुनासिब सा रहेगा। आपकी तरफ आऊँगी। एंड अगेन जिस तरह भी हम बात करें कि अभी हम अगर अज्यूम कर लेते हैं कि जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं और रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, सो पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में क्या किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे? क्योंकि अगर हम कश्मीर के हवाले से ही देखें हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही। आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाजों में ये कहते हैं कि हमें कश्मीर का मसला हल करना है। सो डू यू थिंक कि अब जब नया प्रेसिडेंट आएगा यूएस का तो हम उससे ज़रा 1-on-1 बात कर पाएंगे? इस कंडीशन में होंगे हम? जी हाँ, आपको वन ऑन वन बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब माशाल्लाह इमरान खान हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, और वो बिल्कुल अपराइट होकर बात करेंगे और बात करनी भी चाहिए, अपनी पॉलिसी को वाजे करें। और बिल्कुल जो अमेरिका के भी जो नए प्रेसिडेंट होंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, कोई भी हो, तो वो भी ऑब्वियसली अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे। ख़ास तौर पे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो इनको अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि उनके कुछ चीज़ें ऐसी थीं, जैसे चाइना के साथ जो उनका रिलेशनशिप रहा है और इस्लामी मुमलिकत के साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है, उसको देखते हुए उनको अपनी पॉलिसी में नरमी बरतनी पड़ेगी, वरना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आगे जाके। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इनके साथ अपनी पॉलिसी वाजे करें।
ओके बिल्कुल। कश्मीर के ऊपर तो खैर कोई स्टांस ही अच्छा, नहीं है। इमरान खान साहब जब गए थे और उनकी वो स्पीच बड़ी पॉपुलर रही और मतलब बड़ा वन ऑन वन उन्होंने अपना स्टांस रखा भी, लेकिन वही वाली बात कि आप अगर देखें बॉडी लैंग्वेज आप ट्रंप की देखें, जो हमने वो लास्ट सीन्स देखे कि जब वो इमरान खान साहब से मिले तो ऐसा लग रहा था कि वो इनसे ज़्यादा तो उनके किसी और से दोस्ती नहीं है, लेकिन जब वो मोदी से मिले तब भी वो इस तरह थे शायद कि मोदी से ज़्यादा तो इनका कोई दोस्त है ही नहीं। तो ये जो है ये बड़ी मुझे डिप्लोमेटिक लगती है ये उनकी पर्सनैलिटी, कि वो जो सामने होता है वो उसको दोस्त बनाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद वो करते वही हैं जो उनकी पॉलिसीज़ उनको कहती हैं। देखिए इमरान खान साहब जब वहाँ से आए तो इतने ज़्यादा खुश थे कि जनाब मुझे ये कहा कि आई लाइक यू, आई वांट टू वर्क विद यू, मगर आपने देखा कि जब वहाँ पे एक जलसे आम हुआ जिसके अंदर मोदी के साथ गए तो मोदी ने उनका हाथ पकड़ के पूरे राउंड लगवाया, उनका जो स्टेडियम था उसका, बिल्कुल। मतलब, और फिर आपने देखा कि कुछ अरसे बाद ही इंडिया हड़प कर गया चाइना को, तो डेफिनेटली उनके नॉलेज में तमाम था कि वो क्या करना चाह रहे हैं, बट पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे के उन्होंने। दूसरी देखिए ट्रंप की सबसे बड़ी चीज़ ये कि इज़ वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट है और आलमी माहदों से भी निकलना उनके लिए कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बतलाऊं कि एक दुनिया का एक माहदा था जिसमें अमेरिका भी सिग्नेचरी था, क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये गैसेस जो मतलब आ रही हैं इन तमाम चीज़ों से, और इन्होंने क्या किया कि अपने आप को उससे अलहदा कर दिया कि जी अब अमेरिका विल नॉट बी द पार्ट, आई डोंट बिलीव इन क्लाइमेट कंट्रोल, और अलग हो गए उस आलमी माहदे से। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक तरफा तौर के ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जनाब, और अब ये पाकिस्तान पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि हम जो है ईरान के साथ कोई भी इसके अंदर बिजनेस नहीं करें, कुछ नहीं करें, नहीं तो पाकिस्तान पे भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तो देखिए ऐसा शख्स जो वेरी अनप्रेडिक्टेबल है, इस तरह यूनाइटेड नेशन को भी अक्सर जनाब, अभी इन्होंने जब कोरोना आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया और उनको भी बड़े सख्त अल्फाज किए कि अमेरिका जो है उनको फंडिंग देना अपनी बंद कर देगा, ये कर देगा। पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिल रही है। जो कैरी लोगर बिल जो था डेट वाज द लास्ट वन जिसमें हमें कुछ बिलियंस मिले थे, उसके बाद अमेरिका इस वक्त हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि हमने इन्हें एक फेस सेविंग दी। फेस सेविंग ये थी कि ये अपनी फ़ौजों को वहाँ से निकालना चाहते थे और जो आदमी जो है उसके लिए आसान नहीं था, हमने एक फेस सेविंग दी, नहीं तो इनको वहाँ से बहुत बुरी तरीके से निकलना पड़ता, पूरी दुनिया इनके ऊपर हंसती। हमने तालिबान को ला के बिठाया, सब कुछ किया, ये किया वो किया, और उसके 2 हफ्ते पहले इन्होंने ये जो माहिदा किया है हमारी विशेष के अगेंस्ट, चाइना की विशेष के अगेंस्ट, जिसके अंदर तमाम सैटेलाइट डेटा जो है पाकिस्तान का वो हमारे दुश्मन को दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कोई गलत सी पॉलिसी है जो होने जा रही है। अच्छा, बिकॉज हम जिस तरह बात कर रहे थे कंडीशंस पे बात करें कि अगर ट्रंप आएगा तो फिर कंडीशन कैसी होंगी, अगर जो बाइडन आते हैं सो फिर मैं आपसे ये जानूंगी कि फिर पाकिस्तान में किस तरह की आप चीज़ों को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं या किस तरह की पॉलिसी मुरतब होंगी? देखिए पाकिस्तान के हवाले से मैं बताऊँ आपको पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था तो उसका जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो है, और लियो का जो अगला साल है ना वो बहुत अच्छा है, 2021। ओके। देखें कोरोना से भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही करते हैं, अच्छी उम्मीद, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी सितारे भी यही बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन भी ईजाद हो जाएगी और अगला साल हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। चाहे जो बाइडन आए चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, अगला साल हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होंगे, बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बनेंगी, लोगों के लिए काम होगा, एजुकेशन सेक्टर पे काम होगा, हेल्थ सेक्टर पे काम होगा, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर पे काम होगा क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें तो ये लिखा था कि मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू कि इस कोरोना की वजह से जिस तरह रिसेशन आया, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, इंडस्ट्रीज़ रुक गई, इकॉनमी बदहाली का शिकार हो गई, पाकिस्तान के दुनिया भर में ऐसी सिचुएशन रही, तो अगले 4-5 साल लगेंगे, हुकूमत को भी और आवाम को भी बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बड़ी एक ठंडी हवा का झोंका आया है आपकी तरफ से कि आप कह रहे
करने जॉब और 50 लाख घर आप भी वादा करके जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं ख्याल सर, रखिएगा मैं जरा। 50 लाख घर का वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 करोड़ astrology जॉब के का तो आपने कहा ना according to- कि डेवलपमेंट होगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां मैंने create कहा होंगी। एजुकेशन सेक्टर पे बहुत काम होगा, हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम होगा, काम आपको नजर आएगा, दिखेगा। ठीक है, मैं कोई इमरान खान साहब का हामी नहीं हूँ, मैं कोई पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ सितारों को, मुझसे जो सितारे जो मुझे मैसेज देंगे वो मैं आगे मैसेज पास करूँगा। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सो इश्तियाक बेग साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मौका दिया जाए चीज़ों को मुरतब करने का, और जिस तरह से अभी इलेक्शन हुए और सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया के हक़ में या इंडिविजुअल हर मुल्क के हक़ में बेहतर होंगी? हमें उन चीज़ों पर आफ्टर कोरोना काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडन भी यही कह रहे थे कि ट्रंप को ओवरऑल लॉकडाउन कर देना चाहिए था, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। तो अब आप एसेंस क्या देंगे इस तमाम तर डिबेट का? देखिए सना, हमारा क्या है कि इन्हिसार जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा होती है। और हमेशा जब भी एक्सपेक्टेशन आपकी जब ज़्यादा होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से होता है। हमें अब ये चाहिए कि हम यूरोप और अमेरिका पे इन्हिसार कम करें और हम अपने के ऊपर इन्हिसार बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि जब आप कमज़ोर होते हैं, देखिए आजकल दुनिया में क्या हो गया है कि कंट्रीज़ की जो बड़ी तिजारती मंडियां हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा काम, अब इंडिया को क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा वो कर रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी है उनके लिए। तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी मईशत की तरफ बेहतरी लाए, और अगर बेहतरी आएगी, मगर अभी तक तो कोई बेहतरी नहीं आई। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकबाल साहब मौजूद थे, और वो तमाम लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ आए, उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से बात की। सो लेट्स सी कौन जीता है यूएस इलेक्शन। मैं भी मुंतज़िर हूँ, हम सब मुंतज़िर हैं, एंड GTV आपको हर लम्हा अपडेट करता रहेगा न्यूज़ के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।